अगर तुम समझते हो कि नयाब अल्तमश टूट जाएगी, बिखर जाएगी और दुनिया को मौका देगी या तुम्हें मौका देगी मेरी इज़्ज़त नफ्स को चलने का, तो तुम गलती पर हो अफनान। निकाह वाले दिन जो भाग जाते हैं वो डूब मरे, मैं इसी फ़ख्र से घर जाऊंगी। और जब कोई मुझे ये कहने की कोशिश करेगा कि मेरी कोई गलती थी जो लड़का निकाह वाले दिन छोड़ गया, तो मैं सर उठाकर कहूँगी, अगर मैं गलती पर होती तो ऐसे सबके सामने सर उठाकर मौजूद ना होती। जो गलत है, जो गैरतमंद नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैं नयाब अल्तमश हूँ, मैंने ना बिखरूंगी, ना ही किसी को मैं कोने में बैठ कर रहूँगी। सुना आपने, तुम गलत थे, सामने आया हो गए। अल्लाह ने मुझ पर अपना करम किया जो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। खुदा की कसम अफनान, अब आपके पास कभी ये बहाना नहीं होगा कि आपकी पूरी बात नहीं सुनी नयाब अल्तमश ने। आपकी आंखों ने आपका एक करदा गुनाह तो बता दिया मुझे, बस इतना बता दें कि वो गुनाह हमारी मंगनी के बाद सरजद हुआ आपसे। ये बात करते हुए इसकी आंखों फिर से बहने लगे थे और इसी वक्त अफनान आगे बढ़ा था। आई एम सॉरी, हाँ या ना, मंगनी के बाद। इसने इस बात को पस पर्दा रख कर एक बात पूछी थी जो इन दोनों के बाद पास खड़े दो लोग समझ गए थे। हमारी मंगनी के बाद। नयाब का हाथ फिर से उठा था। पहली बार यकीन किया और मुंह के बिल गिरी है नयाब अल्तमश। वो ये कहकर ज़रान का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले गई थी, जो गुस्से से अफनान को ऊंची ऊंची क्या कह रहा था बाहर जाते हुए। अफनान, पहली बार यकीन किया और मुंह के बल गिरी है नयाब अल्तमश। ये एक बात अफनान की समातों में बार बार गूंज रही थी। इसने हाथ उठाकर अपने हाथ में अभी भी मौजूद इस मंगनी की अंगूठी को देखा था। पास खड़ी रानिया बहुत खामोशी से अफनान के चेहरे पर हर बदलते तासुरात को देख रही थी। इसने मुझ पर यकीन किया और मैंने वो खो दिया, एक ऐसी लड़की को खो दिया। तुमने मुझे पाया है अफनान। रानिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि इसने पीछे पलटकर गुस्से से देखा। तुम्हें पाया है? मुझे ज़िंदगी जीनी थी नयाब के साथ, अब मुझे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। मुझे वो बाकिरदार लड़की मेरी बीवी के रूप में चाहिए थी, पर मेरी बदकिरदारी ने इसे छीन लिया मुझसे। ना इस दिन आता तुम्हारे पास होटल में, ना ये होता, आज निकाह हो जाता मेरा। अब वो चली गई इसके साथ जिसको पिछले 4 साल से दूर रखा मैंने। इसे इसके नसीब में लिख दिया मेरी बेवफाई ने। ज़रान अब्दी ले गया इसे। वो कहता था मेरा एक गलत कदम इसे मौका दे देगा, और वही हुआ। मेरी गलती हुई और वो ले गया इसे। अफनान ने आहिस्ता से कहा था। निगाहें अभी भी ताक़ुब में थी, जाते हुए इन दो लोगों को देख रही थी। तो तुम्हें ये शादी और वो रात गलत लग रही है अब अफनान? रानिया के लहजे में एक दर्द था। गलती मैंने इस शादी को कहा है रानिया, वो रात गुनाह थी, वो गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं। वो सही कहती थी, गुनाह की लज्जत कुछ पल की होती है और सज़ा सारी ज़िंदगी की, पछतावा सारी हयाती का। मैं चंद लम्हात के बहकने में अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा बैठा। कहाँ चली गई है नयाब? यूसुफ भाई, अफनान आप लोगों के साथ क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है और वो लोग नहीं आए, कोई कुछ बताए? दिलकश बेगम और अफनान की फैमिली का अलहदा रूम में आ गए थे। अल्तमश बाहर मेहमानों के साथ थे। वो सब लोग नहीं चाहते थे कोई तमाशा बने किसी भी तरह का। अनीसा बेगम इस वक्त से कोई ना कोई बहाना लगा रही थी। ना दूल्हे का कुछ अता पता और दुल्हन शादी वाले दिन कहाँ भागने हुए चली गई। कुछ तो गड़बड़ है। इनका ख़ानदान है ही ऐसा। कभी निकाह वाले दिन इनकी बड़ी बेटी सवेरा गायब हो जाती है और ये लोग एक्सीडेंट का बहाना लगाते हैं, तो कभी छोटी बेटी। जितने मुंह इतनी बातें हो रही थी मेन हॉल में, और सब घर वाले ही शर्मिंदा हुए जा रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। अनीसा बाजी मैं ना कहती थी कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी ये लड़की। अब निकाह के दिन कहाँ चली गई है? फ़ाखरा आहिस्ता करो, कोई सुन लेगा। वो सी को हल्का सा इशारा करके बुला चुकी थी, जो अल्तमश साहब की व्हीलचेयर हॉल से अंदर सुकून वाली जगह में ले गया था। मुझे तो चुप करवा लेंगे आप, पर लोगों का क्या? सवेरा की कम बदनामी हुई थी। इनके नज़र पास खड़े भाई और भाभी पर पड़ी थी। बुरा ना मानिएगा, पर सवेरा की दफ़ा भी कोई कम बदनामी नहीं हुई थी। राहिल भाई, अब नयाब मैडम, मेरे दोनों भाइयों की बेटियों ने ख़ानदान की नाक कटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो वहाँ से शदीद गुस्से में गई थी और कुछ ही सेकंड वहाँ नयाब दाखिल हुई थी, जो सीधा अंदर आई थी। बेटा आ गई तुम? अफनान नहीं आया। ज़ेबा बेगम ने नयाब का रास्ता रोका था। मैं आप सब लोगों से माजरत करती हूँ, पर अब यहाँ कोई निकाह कोई शादी नहीं होने वाली। आप सब खाना खाकर जा सकते हैं यहाँ से। गहरी खामोशी छा गई थी। नयाब की बात से सब इतने शॉक थे
ज़रूर कोई पुराना राज सामने आया होगा इस लड़की का, वरना निकाह के दिन ऐसे कौन जाता है छोड़कर। इनके ख़ानदान की बेटियां ऐसी ही हो जाती हैं, बाहर के मुल्क पढ़ाई करने के लिए जाती हैं और फिर ये गुल खिला देती हैं। वो आपस में बड़बड़ाए कुछ औरतें वहाँ से चली गई थी। नायाब दिलकश बेगम बाहर आई थी। नायाब बेटा, अफनान ने क्या कहा? आपका बेटा वापस भाग गया और साथ अपनी बीवी और पुरानी मोहब्बत को लेकर गया। अब आप भी जाएँ यहाँ से। अम्मी, ये लोग अब मुझे हमारे घर में दोबारा नज़र ना आए। ज़ारान ने गुस्से से अफनान की फैमिली को देखा था। ज़ेबा बेगम भी आगे बढ़ी थी। ख़ानदान के बहुत से रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। बीवी राहल साहब बाकी मर्दों को वहाँ से ले गए थे। वो भी इसी तैश से देख रहे थे अफनान की फैमिली को, पर वो अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहते थे। नायाब बेटा, ज़ारान क्या कह रहा है? अफनान ही तो मुंतज़िर था तुमसे शादी के लिए। वो बेताब था बेटा, ये सब झूठ है। नायाब ने इनका हाथ अपने हाथ से पीछे कर दिया था और वो ख़ुद भी पीछे हो गई थी। यहाँ से एयरपोर्ट जाते वक्त मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, पर जब मैंने अपने मंगेतर को किसी और औरत के साथ हाथ में हाथ डाले देखा तो मैंने वो अल्फाज भी अदा किए जो मैं कभी बोलने का सोच भी नहीं सकती थी। और एयरपोर्ट से वापस आने पर मेरे बहुत अल्फाज थे लोगों को कहने के लिए, अपनी फैमिली को कहने के लिए, पर अब देखें मैं खामोशी से सुन रही हूँ क्योंकि वो लोग मेरे लिए ज़रूरी नहीं थे। इन्हें कोई वजाहत देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, पर जो एयरपोर्ट पर चुपचाप भाग रहा था वो ज़रूरी था मेरे लिए। ज़ारान की मुट्ठी बंद हुई थी। नायाब की बात पर जब इसकी नज़रें उठा कर देखा था इसे यकीन नहीं आ रहा था नायाब की कही हुई बात पर। नायाब, ज़ेबा आंटी, ज़ारान ने जो भी कहा सही कहा। अफनान की शादी पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपकी तज़लील करे। आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। नायाब ऊपर जाने लगी थी। अनीसा बेगम के गुस्से से भरी आवाज़ ने इसके 2 कदम रोक लिए थे। आपका बेटा वहाँ ये हरकत कर रहा था और आप लोग हमें बताने के बजाय यहाँ खड़े थे। हमारी जान को रोते कि निकाह नहीं होना, ताकि हम मेहमान इकट्ठे होने से पहले कोई बहाना बना देते। नायाब की इज़्ज़त इस तरह से दागदार क्यों की आप लोगों ने? आप लोगों की वजह से वो माशरे के ताने सुनेगी। जाएं आप यहाँ से कि मैं कुछ और बुरा ना कह जाऊँ। वो रोते हुए बोली थी। नायाब की ये खामोशी इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वही हाल दिलकश का था जो एक कुर्सी पर बैठ गई थी नायाब के मुँह से अफनान का सच सुनकर। अम्मी, मैं नायाब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मौलवी साहब अभी भी बाहर मौजूद हैं। आप मामू को इस घटिया शख्सी हरकत का ना बताइएगा, कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। वाह बेटा वाह, क्यों अल्तमश भाई, कौन बताया जाए। इनको बहुत फ़ख्र था अपनी बेटी पर। यह सब दिलकश मैडम ने जानबूझकर किया है। वो बदला लेना चाहती थी। आज ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी इन्होंने। दोनों माँ बेटी इसी तरह की थी और अब तुम खुद को कुर्बान करना चाहते हो। तुम्हें बदनामी ज़माना क्यों मिले? इसने हाँ की थी सबके सामने इस लड़के को, और इसकी माँ ने कैसे अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। खुदा के लिए आप इन दोनों को कुछ ना कहें। मेरी औलाद गंदी निकल आई है। नायाब और दिलकश भाभी को कुछ मत कहें। आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। ज़ेबा बेगम की आंखें भर आई थी। वही नहीं, यूसुफ साहब भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। आज वो पछता रहे थे। अफनान पर पिछले महीने से शक था इन्हें। अगर वो एक बार इसे पास बिठाकर बात समझ जाते। आज इनके सामने खड़ी वो बच्ची इस तरह जिल्लत ना बर्दाश्त कर रही होती। अब्बू कहाँ हैं? पुप्पो। नायाब की आवाज़ से लड़ाई थम सी गई थी। बाहर से बुलाने पर राहिल साहब अल्तमश की व्हीलचेयर अंदर ले आए थे, जिनका चेहरा पहले ही भरा हुआ था। अब्बू, आपकी बेटी निकाह वाले दिन किसी के साथ नहीं भागी। आप क्यों आप दीदा हो रहे हैं? हाँ, मैं कुछ लोगों की आह निकली थी जो मुखलिस थे इस ख़ानदान के साथ। वो रिश्तेदार जो सवेरा के जाने पर जहाँ इन लोगों पर गुस्सा और बेरहमी दिखा कर गए थे, आज वो नायाब के लिए गमज़दा हो रहे थे। अब्बू, मैंने सब बड़ों के फ़ैसले को अपनाया था। अगर वो मेरी पसंद होता तो आज वो इस तरह से ना भागते हुए किसी दूसरी औरत के पास जाता, और जो चला गया वो हमारा नहीं रहता। अब्बू, निकाह वाले दिन वो गया, वो गलती पर है, मैं नहीं। तो आप क्यों ऐसे अशक बहा रहे हैं? दुनिया को लगेगा आपकी बेटी का किरदार नहीं सही था जो दूल्हा निकाह वाले दिन चला गया। माँ बाप ऐसे रो रहे हैं, आपको तो हिम्मत बनना चाहिए। अगर ये बदनामी हिस्से में आ ही गई है तो सामना करते ना अब्बू। नायाब ने अपनी आँख का आंसू नीचे गिरने से पहले पूछ दिया। नायाब, तुम आज भी इस मकाम पर हो कि ऐसी दलाइल पेश कर सको? तुम्हें तो कमरे में बंद कर देना चाहिए खुद को। जो हो तुम्हारी किसी गलती पर हुआ होगा, वरना ऐसा नहीं करना होता तो वो पहले करता। अब क्यों किया? फ़ाखरा फुप्पो ने ऊंची आवाज़ में कहा था। फ़ाखरा बाजी, बख्श दे मेरी बेटी को। ये आवाज़ यास्मीन बेगम की नहीं, दिलकश बेगम की थी। यास्मीन बेगम तो एक कॉर्नर में खड़ी थी जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो इनको। तुमने बख्शा था? कैसे गुनगाए थे तुमने इस लड़के के? दिलकश, वो ख़ानदान, लड़के को मैं जानती हूँ, वो ऐसा है वैसा है, जलील करा कर रख दिया। हमारे ख़ानदान की तो बदनामी हुई, पर तुम्हारे इस जल्दबाजी के फ़ैसले से कोई दूसरा
नहीं अपनाएगा नायाब को। वो इस तरह से बातों के नश्तर चला रही थी, सबको बुरी लग रही थी इस वक्त वो, पर इनकी बातें वहाँ दिलकश बेगम, अल्तमश साहब और नायाब को ज़ख्मी किए जा रही थी। फ़ाखरा बस कर जाओ, अनीसा बाजी आप सब बस कर जाओ। और इस अपाहिज के साथ इस वक्त बिहार देती तो जान छूट जाती सबकी। आपको कभी खौफ खुदा नहीं आया फ़ाखरा पप्पो? आपकी अपनी बेटियां भी हैं, मैं हमेशा सुनती आई हूँ बेटियां सांझी होती हैं सबकी। आज आप हमारे इस कठिन वक्त में इस तरह से दिल आज़ारी कर रहे हैं, क्या आपको खौफ खुदा नहीं आ रहा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? मैं या दुनिया कोई भी लड़की ये डिज़र्व नहीं करती कि निकाह वाले दिन इसका निकाह टूट जाए। वो शादी कोई भी इस तरह की बदनामी डिज़र्व नहीं करता, फिर चाहे वो ज़ारान आबदी हो या नायाब अल्तमश। नायाब की बात सुनकर यूसुफ साहब ने अपनी फैमिली को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। शर्मिंदगी इतनी थी कि किसी में आगे बढ़कर नायाब के सर पर हाथ रखने की। मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जाना चाहती थी, क्योंकि मैं आज इस दुनिया का सामना करना नहीं चाहती थी, पर यहाँ दुनिया से पहले अपने ख़ानदान की कड़वी बातों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। ये कैसे रिश्ते हैं फुप्पो? आप भी एक औरत हैं, बेटियों वाली हैं, बताएं कि इसमें इसकी क्या गलती है जिसके साथ ये जुल्म हो जाता है? ख़ानदान वो होता है जहाँ सबकी चट्टान की तरह एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, किसी मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, अपनों के सामने रहते हैं, ऐसे हज़ार तूफ़ानों में। पर यहाँ दुनिया से पहले रिश्तेदार तैयार रहते हैं कि कब किसी के साथ ऐसा हो कि कब मौका मिले हमें इसकी बेइज्जती करने का। पर मकफ़ात अमल ये है पुप्पो, आप चाहें अपना गुस्सा निकालें, गुबार निकालें दिल का, पर मेरे किरदार पर उंगली उठाने का आपको यहाँ मौजूद किसी रिश्तेदार को हक़ नहीं देती। मेरी ज़िंदगी न असूलों पर है जिनमें शर्म व हया शर्त ही नहीं लाजिम भी रही हमेशा से। आप सबकी तरबियत में रही हूँ मैं, और आज इस मौके पर मेरे किरदार की गवाही ना सही, कम से कम दागदार ना कीजिए मेरा किरदार। नायाब फिर से नीचे बैठ गई थी। अब्बू, वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी का कोई आखिरी रिश्ता नहीं था, और ना ही हो सके, ना ही इसके ना होने की वजह से मैं जो आप दिल छोड़ बैठे हैं इस तरह। ये मरहला सख्त ज़रूर है, पर इस सख्त मरहलों से गुजरना हमारी आजमाइश है अब्बू। अम्मी को ये सब गलत समझ रहे हैं। माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए कुछ गलत नहीं सोचते। बेटियों के रिश्ते के मामला में अगर वो किसी से धोखा खाकर बेटी की शादी का फ़ैसला कर भी लेते हैं तो ये माँ बाप की गलती नहीं होती। इसमें जितनी बेगुनाह मैं हूँ इतने ही मेरे माँ बाप भी हैं। इसकी बात मुकम्मल होने पर एक दस्त शफ़क़त का हाथ किसी ने नायाब के सर पर रखा था। तुम जानती हो बेटी, मैं इसकी दोस्त, जो तुम्हारी दोस्त थी, आज तुम में तुम्हारी दादी नज़र आ रही है मुझे नायाब। तुम्हारी वो दादी जो सबके ख़िलाफ़ जाकर दिलकश को बहू बनाकर यहाँ लाई थी इस ख़ानदान में, और तुम्हारे दादा के इंतकाल के बाद इसकी ख्वाहिश रद्द कर दी थी। इस वक्त से अब खसारा नसीब में लिख दिया गया इस ख़ानदान के। तुम मेरी बच्ची अपनी दादी की तरह इन्हें सही इस जगह ले जा रहे हो जहाँ इन्हें एहसास हो इनकी गलती का, और ये रिश्ता ना होना अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत और बेहतरी है तुम्हारे लिए। हमेशा खुश रहो। ने आपके माथे पर प्यार देकर अल्तमश की तरफ झुकी थी। अल्तमश, आज मैं तुमसे राज़ी हूँ बेटा। तुमने नायाब की अच्छी तरबियत करके दिलकश और अपनी माँ की आंखों में अपने आप को सुरखरू कर दिया। मेरे बच्चे, इनके कदम दिलकश की तरफ बढ़े थे जो अपना सर झुकाए रो रही थी, कभी हालात से तो कभी अपनी बेटी का मुस्तकबिल सोचकर। दिलकश बच्ची, तुमसे पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। हाँ, थोड़ी उम्र रसीदा लग रही हो इन हल्के हल्के सफ़ेद बालों में। इनके मजाक से बहुत लोग हंसे भी थे। दिलकश बेगम भी रोती आंखों से मुस्कुराते हुए उठी और इन खातून को गले लग गई थी। बहुत से रिश्तेदार इन सबको बहुत हिम्मत हुआ हौसले वाले अल्फाज बोलकर वहाँ से चले गए थे। आज जहाँ लोगों ने इन्हें बातें सुनाकर जाना था, वहीं लोग नायाब की बातों से इतना ढल गए थे कि इनके पास सिर्फ दुआएं थीं, कोई तंज कोई ताना नहीं था आज कहने को। अब्बू चलें कमरे में, कुछ खाया आपने? अम्मी, आप भी चलें मेरे कमरे में। वो अभी कुछ कदम आगे बढ़े थे कि ज़ारान आबदी की आवाज़ गूंजी। आवाज़ ने तीनों को रोक दिया था। मैं नायाब से निकाह करना चाहता हूँ अल्तमश मामू, और मैं नहीं करना चाहती ज़ारान, बस कीजिए प्लीज़। बहुत हुआ ज़िंदगी में, मेरे लिए इतने तजर्बात काफ़ी हैं अभी तक के लिए, और नहीं मैं ये यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ नहीं होना चाहती। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं करनी शादी अभी, ना आपसे ना किसी और से। अगर इस घर में मेरी माँ के रहने से किसी को मसला है तो मैं इन्हें ले जाऊँगी यहाँ से। नायाब इनके साथ वहाँ से चली गई थी। अल्तमश साहब के रूम में, जिनके चेहरे पर अब उदासी नहीं, एक मुस्कुराहट थी, एक राहत भरी मुस्कुराहट। ज़ारान आबदी अभी भी वहीं था। एक बार फिर से ठुकरा दिया था नायाब अल्तमश ने। वो आज शाम के ठंडे मौसम तेज़ चलती आंधी से लुत्फ़ अंदाज होने के लिए अपने बागीचे में तालाब में दोनों पाँव भिगोए बैठ गई थी और गुम हो गई थी माजी की इन सोचों में। कुछ बहुत पुरसुकून और कुछ बहुत अजियत देने वाली यादें माजी की। पिछले एक महीने से वो अपनी दुनिया में खो सी गई थी। कमरे से बागीचे और बागीचे से अपनी बालकनी में किचन तक जाती
भी थी तो तब जब इसे किसी का सामना ना हो। ऐसा नहीं था कि वो किसी का सामना करने से कतरा रही थी, बस वो किसी बहस मुबाहिसे में मबलूस नहीं होना चाहती है। अनीसा फुप्पो को रोते देखकर वो तो ये समझ रही थी जो हुआ इसने गहरे ज़ख्म दिए सबको, ख़ासकर इसके अम्मी अब्बू को। और इसने ये अहद किया था अफनान यूसुफ़ को कभी माफ़ ना करने के लिए काफ़ी। मैं आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती अल्लाह पाक पर, जो सब हुआ इसने मुझसे ऐसी खुद एतमाद लड़की को बहुत धचका दिया। काश सब पहले पता चल जाता, मैं कम से कम मैं गुफ्तगू तो ना बनती सबकी एक सरगर्म मौजू की। पहले सिया रंग को लेकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की दुनिया ने, अब मुझे इस आजमाइश को मेरे सिया नसीब कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे ये दुनिया वाले। बैठे बैठे शाम हुई तो एक खूबसूरती छा गई। हल्के सुर्ख बादल मौसम में एक लाली ले आए थे। नायाब थोड़ी के नीचे हाथ रख कर आसमान की तरफ मुसलसल देखे जा रही थी। आज का ये सुहाना मौसम इसके अंदर की उदासी को मिटाने में कामयाब हो गया था। ज़िंदगी में किसी पर यकीन करना मुझे इतना भारी पड़ गया कि ख़ुद पर मेरा यकीन डगमगा सा गया। पर मैं जानती हूँ ये मेरी आजमाइश है। नायाब अल्तमश अपने रब का सब्र शुक्र करके अपना यकीन फिर से कामिल करूँगी। मुझे यकीन है अपने रब पर, अपने आप पर। ये निकाह ना होना मेरी नाकामी नहीं, चाहे लोगों को कुछ भी लगता हो। निकाह वाले दिन लड़के का इनकार कर देना कभी इस लड़की की गलती नहीं हो सकती कि जिसकी शादी टूटी हो। कुछ कमज़र्फ लोगों ने एक रस्म बना दी थी इस दुनिया में कि जिसका इनकार नहीं हुआ ख़ता भी इसी की होगी यकीनन। पर कोई इसके किरदार पर उंगली नहीं उठाता जो हकीकी मुजरिम होता है और जिस पर ये क़यामत गिरी होती है। लोग इसी को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। या अल्लाह, ये कैसे इंसान है जहाँ मेरे रब ने मना फरमाया है अपनी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने से, वहीं ये लोग अपनी ज़बान से ऐसे घायल कर जाते हैं कि लोग हालात से तंग आकर लड़ने के बजाय खुदसूजी कर गुजरते हैं। और फिर वही लोग अपनी गलती मानने के बजाय नए इल्ज़ामात की लंबी लाइन लगा देते हैं इसकी मैयत की ताज़ियत करते करते। नायाब ने एक सिसकी भरी थी। दिल मुँह को आया था इसकी अपनी बात से। इसका इंसान को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हम तो मौका देंगे लोगों को हमारी इज़्ज़त और नफ्स को मजरूह करने का। अफनान जैसे कितने मर्द माशरे में होंगे जिसे वो भाग जाते होंगे, पर मेरी जैसी लड़कियां बहुत कम होती होंगी जो बहादुरी के साथ मुकाबला करती होंगी। हालात का पता नहीं इतनी जालिम ज़बानों ने कितनी मासूम जानों को सूली चढ़ाया होगा। सिर्फ निकाह टूट जाने पर, दूल्हे की शादी वाले दिन ना आने पर। या अल्लाह, इंसान बहुत जालिम है इस दुनिया के। जहाँ साथ खड़े होना चाहिए वहाँ होते नहीं, और जहाँ इनके साथ खड़े होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ सफ़ पसफ़ भर देते हैं। देखते देखते रात हो गई। चाँद निकल आया था। वही मंजर था जैसे वो पहले बैठी थी, पर आज वो उदास हुई जा रही थी। इन बच्चों का सोच कर जिन पे क़यामत कभी गुजरी होगी तो क्या हालत हुई होगी इनकी। और चाँद में गिरे इनकी तस्वीर आज पहली बार बनाऊंगी मैं। अपना अक्स देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी वो, और पास पड़ी अपनी स्केच बुक को अपनी गोद में रखकर कुछ बनाने लग गई थी वो। बनाते बनाते इसने वो मौसम, वो बादल, वो तालाब का मंजर तो ड्रॉ किया, पर आज वो बैल्कॉनी भी दूसरे सफ़े पर बना डाली थी। वहाँ पर पड़े 3 मग और पिलर के पीछे छुपे इस शख्स का नज़र आता हुआ कोट, और वो पूरा हाथ जिसमें अब इसे अंगूठी नज़र नहीं आई थी, जिसने इसे पिछली ड्राइंग पर बज़ाहिर हल्की सी तकलीफ़ दी थी। और मुझे नहीं लगता ज़रान आब्दी मुझे अकेला छोड़ने वाले हैं कभी। मैं हैरान हूँ अभी तक कितने चाय के कप पी लिए होंगे इन्होंने, और किस बेचारे को किचन में बार बार भेजा होगा। वो जैसे ही हंसी थी ज़रान आब्दी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तेज़ धड़कन जैसे रुकी थी जब नायाब की जुल्फ़ें उड़कर चेहरे को छुपा गई थी। ज़िंदगी में तो तुम्हें अपना बनाकर रहना है नायाब अल्तमश। और अगले बहुत से घंटे जब तक वो वहाँ बाहर बैठी रही थी, ज़रान आब्दी थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय मंगवाता रहा था और खड़ा था अपनी बैल्कॉनी में। वो आसमान पर इस चाँद की खूबसूरती को अपनी आंखों में समा रही थी, और वो ऊपर खड़ा ज़मीन पर बैठी इसकी दिलकशी को देख रहा था। तुम चलो मेरे साथ, अभी हम डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही अफनान, होश में आओ, वो औलाद है हमारी जैसे आप मारने की कोशिश करने जा रहे हैं। वो चिल्ला रही थी, पर अफनान पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बाजू से पकड़कर इसे ज़बरदस्ती सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। इन दोनों की ऊँची ऊँची आवाज़ों से सब घर वाले अपने कमरे से बाहर आ गए थे। अफनान का रास्ता ज़ेबा बेगम ने रोक लिया था। कहाँ ले जा रहे हो घर की बहू को? इन्होंने अफनान के चेहरे पर गुस्से और रानी के बाजू पर अफनान के हाथ की गिरफ्त देखकर पूछा था। ओह बहू, अम्मी आपको याद आ गया ये बहू है आपकी, और मैं अपनी बीवी को जहाँ मर्जी ले जाऊँ, आप हमारे निजी मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अफनान ने रास्ता बदल लिया था और कुछ कदम और चिल्लाती हुई रानिया को दरवाजे तक ले जा रहा था। ज़ेबा आंटी प्लीज़ अफनान को रोके, जो गुनाह ये करने जा रहे हैं कातिल ठहराए जाएंगे अल्लाह की अदालत में। इस जुमले से यूसुफ साहब भी आगे बढ़े थे और अफनान का हाथ खींच लिया था रानिया के बाजू से। ये सब क्या कह रही हो बेटा? कौन सा कत्ल? कहाँ ले जा रहे हो अफनान बहू को? मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, अभी मुझे जाने दें। आप चलो रानिया,
कहाँ ले जा रहे हो इसे? अज़ियान साहब अफनान के सामने सीना चौड़ा किए खड़े हो गए थे। मैं नहीं बता सकता। अफनान नज़र चुरा गया था, सबसे इतना परेशान था वो। अब्बू अम्मी मुझे अफनान डॉक्टर के ले जा रहे हैं, इन्हें रोकें प्लीज़। अब्बू क्यों ले जा रहा है डॉक्टर के? बेटा क्या हुआ है? यूसुफ साहब ने बहुत आराम से बात की थी। ये पहली गुफ्तगू थी जो वो फैमिली मेम्बर अपने बेटे और इसकी बीवी से 2 माह के बाद कर रहे थे। रानिया एक लफ्ज़ और नहीं कहना, जाओ गाड़ी में बैठो जाकर। इसने आँख से इशारा किया था जो सबको समझ आ रहा था, पर तजस्सुस बढ़ा दिया था अफनान की हिचकिचाहट और रानिया के खौफ ने। रानिया बताएं क्या बात है? आपको अफनान भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन भाभी के कहने की देर थी, रानिया ज़ेबा बेगम के गले लगकर रोना शुरू हो गई। अम्मी अफनान चाहते हैं जो औलाद अभी पैदा नहीं हुई इसे ये मारना चाहते हैं। व्हाट अफनान तुम उम्मीद से हो? व्हाट अफनान तुम उम्मीद से हो बेटा? हमें पता भी नहीं। ज़ेबा बेगम के चेहरे पर खुशी छा गई थी। ये क्या बकवास है अफनान? किस लिए बहू को लेकर जा रहे हो डॉक्टर के? इन्होंने रानिया की बात सुन ली थी, पर यूसुफ साहब अपने बेटे के मुंह से इसकी ये हरकत सुनना थी। इन्हें आपने जो सुना वही कराने ले जा रहा हूँ मैं। चलो रानिया, इतनी नीच गिरी हुई हरकत और गुनाह करने जा रहे हो तुम। बेशर्म इंसान, वहाँ इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ इसकी कर रहे हो जैसे जिसे ब्याह कर लाए हो तुम। इन्होंने हाथ उठा दिया था अपने बेटे पर दूसरी बार। बस आप खुश, एक और थप्पड़ मार लीजिए, पर मेरी बीवी, मैं नहीं चाहता, इस बच्चे की ख्वाहिश नहीं है मुझे। रानिया, वो तैसे चिल्लाया था जिस पर सभी शॉक्ड हुए थे। नहीं जाएगी बहू। और क्यों करना चाहते हो तुम गुनाह? अफनान बस कर जाओ, ढल जाओ। रानिया से कि शादी का फैसला तुम्हारा था, आप औलाद की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? ज़ेबा बेगम के सवाल पर सबकी निगाहें अफनान की तरफ उठी थी। मैं औलाद की नहीं, नाजायज़ औलाद की ज़िम्मेदारी से भाग रहा हूँ अम्मी। अफनान प्लीज़ नो। अब की बार रानी ने अफी में इशारा किया था। आज दोनों मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास थे, एक दूसरे को बेलिबास करने पर तुले हुए थे। अफनान, यूसुफ साहब का हाथ फिर से उठा था। घटियापन की सारी हदें पार कर दी तुमने। अफनान बस कर जाओ। कैसी बकवास कर रहे हो सबके सामने? अब्बू नायाब जैसी लड़की ने मेरा सच जानने के बाद भी मेरी तरफ देखा तक नहीं, पर मेरी बदकारी इसने आप लोगों को बताई भी नहीं। पर मैं आज वजह बताता हूँ। ये गुनाह निकाह से पहले हुआ था मुझसे, वो गुनाह जिसकी लज्जत ने बहका दिया था मुझे। जना जैसा गुनाह हो गया मुझसे अब्बू। अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ इस बच्चे के साथ जो निकाह से पहले मेरा करदा गुनाह है? आई हेट यू अफनान। आज तुमने ना सिर्फ हमारी औलाद को गाली दी है बल्कि हमारे रिश्ते को भी बेलिबास कर दिया तुमने। वो चली गई थी वहाँ से ऊपर वापस अपने कमरे में रोते हुए। तुमने तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमें अफनान। इतना बड़ा गुनाह कर डाला तुमने, अल्लाह के गज़ब को दावत दी दी तुमने। इस कदर बड़ा गुनाह हो गया तुमसे। दिलकश भाभी ने सब रिश्ते को तोड़ दिए, नायाब को खो दिया हमने। तुमने इस ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया जो जन्नत बननी थी नायाब के आने से। अब वो बच्ची कहीं किसी क्लिनिक नहीं जाएगी। सुनो तुमने, अब बुक तो तुम, अगर तुम्हारे हवास तुम्हारे काबू में नहीं रहते थे तो तुम शादी कर ही क्यों रहे थे? ऐसी ही जगह मुँह मारी करते रहते। तमाशा बना दिया अपने साथ साथ सबका। वो आज मुलाजिम के होने ना होने का भी लिहाज नहीं कर रही थी। जो मुँह में सख्त सख्त जुमला आ रहा था वो बोल रही थी और फिर वो चली गई थी। इनके जाने के बाद अफनान यूसुफ ने अनजान सा होकर पास कुर्सी पर बैठा अपने खाली हाथों को देखना शुरू कर दिया था। इससे वो झिल्ली लड़की की वो मासूम मुस्कान याद आ रही थी जो इस दिन मार्को को अडॉप्शन पर दे रही थी। वो पूरे ऑफिस को इंसान समझता है इसके गुनाह जो इसे छोटे छोटे लगते हैं करते हुए, पर जब वही गुनाह पहाड़ जैसे बन कर सामने आ जाते हैं तो एहसास दिलाते हैं वो छोटे गुनाह दर हकीकत ही इसके सबसे बड़े गुनाह होते हैं। जैसे जना, निकाह से पहले जिस गुनाह से आपको लज्जत मिलती है पल भर की, वो लज्जत कैसे पछतावा बन जाती है इसे पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब वो गुनाह सबके सामने आया हो जाता है। आपके वो अनमोल रिश्ते छूट जाते हैं इसकी करदा गुनाह की वजह से। वो खुशियाँ रेत की मानंद हाथ से फिसल जाती हैं जिसको पाने के लिए कभी आपने इतनी वो दुक्कत की होती है, पर वो एक गुनाह की वजह से सब छिन जाता है आपसे। आप बस हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर आपकी बेटी भी नुमान से शादी के लिए राज़ी हो गई है। आपको जो वादा मैंने किया था इसके मुताबिक आपको इसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। कल मुलाजिम के हाथ तो एक ब्लैंक चेक भिजवा रहा हूँ। नुमान एक अच्छा लड़का है, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। वहाँ जैसे पीछे कोई खड़ा इसे महसूस हुआ था। इसने जल्दी से फ़ोन बंद करके पीछे देखा था। ओ अम्मी, आप जान निकाल दी। एक पल को लगा, कहते कहते वो चुप हुआ था जब इसे लगा इसने कुछ ज़्यादा बोल दिया। हड़बड़ाहट में एक पल को लगा कि कहीं नहीं आपने तो तुम्हारी बातें ना सुन ली हो। नुमान की शादी के लिए तुमने पैसे दिए लड़की वालों को। तुम नहीं चाहते नायाब के आने पर कोई भी रिश्ता है। इसके लिए ज़रान दोनों बाजू फोल्ड किए वो ज़रान के सामने खड़ी हो गई थी। वो अम्मी दरअसल ना अफनान के और नायाब की शादी को तोड़ने में भी तुम्हारा हाथ है। ज़रान ने बिना कुछ कहे मुँह फेर लिया था। ज़रान, मुझे सच बताओ बेटा, कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। नायाब की इतनी बदनामी की वजह तुम नहीं थे, ख़ानदान की इतनी बदनामी तुम्हारी वजह से नहीं हो। अम्मी, अफनान की पहली मोहब्बत को मैंने यहाँ बुलाया ज़रूर था, फिर इस रात इन दोनों के दरमियान जो हुआ वो इन दोनों की रजामंदी थी। वो हमारी नायाब को डिज़र्व नहीं करता था अम्मी, और तुमसे डिज़र्व करते हो। कभी कोई मौका छोड़ा था तुमने इसके सिवा
रंग पर ताना देने का, कभी मैट्रिक पास ढूंढने के मशवरे देते तो कभी खावर का रिश्ता लेकर आए थे। तुम डिज़र्व करते हो इसे। तुमने जो भी किया ज़रान गलत किया। नुमान के रिश्ते के लिए पैसे दिए। अफनान और नयाब की शादी टूटने की वजह भी तुम हो, और तुम्हें पता है मैं अपनी जवान औलाद पर हाथ भी नहीं उठा सकती। ज़रान, ये जो तुमने किया ये गलत है, गुनाह है। तुम्हें लगता है ऐसे नयाब तुम्हें मिल जाएगी? ज़रान गुस्सा करते करते लहजा इनका नरम हो गया था अपने जवान बेटे की आंखों में नमी देख के। अम्मी, वो जो मेरी नहीं हो सकी वो किसी और की भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो मेरी कदर है। अम्मी, अल्लाह ने इसे मेरी कदर में लिखा है, जिसे मैं किसी का नहीं हो पाया, जैसे मैं किसी का नहीं हो पाया। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने नुमान के रिश्ते के लिए पैसों की पेशकश की थी लड़की वालों को। मैंने रानिया को पाकिस्तान बुलाया था। ये सब मैंने सिर्फ नयाब को। कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ से ज़रान और अनीसा बेगम की नज़रें बाहर गई थी। ज़रान जल्दी से बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था, पर रूम की दीवार पर जो फ़ोटो फ्रेम था वो नीचे गिर के टूट गया था। या अल्लाह, एक नई परेशानी। ज़रान, किसी ने हमारी बातें सुन ली, और तुम नहीं जानते बेटा, आधी अधूरी बातें क्या कुछ करवा देती हैं। वो ज़रान की तरफ मुतवज्जह हुई थी, पर ज़रान बिल्कुल चुप था। हाँ, इसके दिल में एक डर लाहक ज़रूर हो गया था। अम्मी, आपने नमाज़ पढ़ ली? नयाब जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो दिलकश बेगम जाए नमाज़ तय करके रख रही थी। बस अम्मी, बस अभी अभी पढ़ी है बेटा, आओ बैठो। नहीं अम्मी, आप साथ चलें, हम डिनर नीचे सबके साथ करेंगे। पर बेटा, मेरा नीचे जाना मुनासिब नहीं। आज सब लोग इकट्ठा होकर कुछ ज़रूरी बात करने वाले थे। मैं बाहर की हूँ, मेरी बच्ची, तुम जाओ, मैं यहीं कर लूँगी। नहीं, आप अपनी है, चलें प्लीज़। जो हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। आप क्यों नज़र चुराकर अपने आप को कमज़ोर साबित कर रही है सबके सामने? कुछ देर और बेस मुबासा करने के बाद नयाब नीचे ले गई थी, और नीचे सबकी ऊंची आवाज़ें सुनने के बाद वो और दिलकश बेगम लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। आफाक भाई, मेरी भांजी सवेरा और ज़रान का रिश्ता हो जाना और मजबूत करेगा दोनों बहन भाइयों के रिश्ते को, और जो ख़ानदान का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो नाम ख़राब कर रहे हैं, वो लोग भी चुप हो जाएंगे। आपको तब ये बातें याद नहीं आई थी जब आपकी भांजी भाग? बस ज़रान, क्या गलत कह रहे हैं सब। देखो बेटा, कोई एक फ़ैसला तो तुम्हें आज करना ही होगा, ताकि सवेरा के माँ बाप इसके लिए रिश्ता ढूंढकर शादी कर दें इसके। आफाक साहब की बात पर सिवाय अनीसा बेगम के सब लोग मुतमईन थे। सही कहा। मैं तो कहती हूँ अनीसा बाजी, देर मत करें सवेरा को अपनी बहू बनाने में। सवेरा कज़न्स में बैठी शर्मा रही थी जब ज़रान की नज़रें दरवाजे पर खड़ी नयाब पर और दिलकश बेगम पर पड़ी थी। इसे शदीद किस्म का गुस्सा आया था। आज सब ख़ानदान वाले इसकी मर्ज़ी जानना चाहते थे, पर इसकी निगाहें सामने खड़ी एक पत्थर दिल लड़की के जवाब की मुंतज़िर थी। मैं नयाब अल्तमश से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर नयाब अल्तमश मामू और दिलकश आंटी आज इनकार कर देंगे तो मैं इसी हफ्ते सवेरे से शादी कर लूँगा। पर इससे हटकर सबकी नज़रें नयाब पर थी। ज़रान, एक बार फिर इनकार सुनकर मेरे पास आओगे तुम? सवेरा दिल ही दिल में हंस दी थी, जिसे और बहुत से लोग, क्योंकि सबको पता था नयाब ज़रान को फिर से ठुकरा देगी। नयाब बेटा, अनीसा बेगम ने बहुत उम्मीद से नयाब का हाथ पकड़ लिया था। फुप्पो, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। अगर मेरे माँ बाप राज़ी हैं तो मैं भी ज़रान के साथ शादी के लिए राज़ी हूँ। नयाब ने नज़र उठाकर देखा था ज़रान की तरफ, जो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसका चेहरा खिल उठा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी सबका मुरझाया था। लेकिन मेरी एक शर्त है। या अल्लाह, ये एक दिन ज़रूर हार्ट अटैक करवाएगी। शादी हुई नहीं और शर्तें शुरू। ज़रान ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा था, पर कहकों की आवाज़ से इसे यकीन हो गया था इसकी बात सब ने सुन ली थी। कि कैसी शर्त बेटा? आफाक साहब ने आगे बढ़कर पूछा था। राहिल साहब तो हिल नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। शर्त ये है, मेरी शादी बहुत सादा तरीके से होनी चाहिए, और इस बार मंगनी नहीं क्यों होगी, क्योंकि ये रस्म हम दोनों को रास नहीं है। मंगनी होकर शादी तक बात का ना पहुँचना कितनी तकलीफ़ पहुँचाता है। ज़रान, आप भी बेहतर जानते हैं। मैं चाहती हूँ पहले निकाह हो, फिर बाकी की रस्मात। बाकी जो फ़ैसला मेरे घर वालों का होगा वो मुझे मंजूर होगा। नयाब जल्दी से ये कहकर भाग गई थी वहाँ से। नाजो, मिठाई लाओ भाई, बात पक्की हो गई है मेरे ज़रान की। बहुत पुरजोशी से अनीसा बेगम ने ज़रान को अपने गले लगाया था, जो अभी भी शॉक खड़ा था। अम्मी, वो मान गई, आपने सुना? अब हमारे बच्चों का बंटवारा नहीं होगा। ज़रान की बात से चंद एक अफराद खिलकर हंसना शुरू हो गए थे।